पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिविडेंड के हवाले से। हमारे इस चैनल के ऊपर भी और इन जनरल भी देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ख़ास तौर पे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डिविडेंड को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। और किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के लिए उनके जो क्राइटेरिया में जो एक बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया रिसेंटली, या कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है। नो डाउट कि डिविडेंड की एक सिग्निफिकेंस है और ये वो पैसा होता है जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में गिर रहा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ डिविडेंड की बुनियाद पे ही शेयर को ख़रीदना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो क्या वो बुरी कंपनी कहलाएगी, या कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो क्या हम उसको अच्छी कंपनी कंसिडर करेंगे। ये वो सवालात हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आज ये वीडियो देखने के बाद डिविडेंड के हवाले से इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी अपने मुनाफा को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस करती है और उसके बाद वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती है, तो जो उसकी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर से हम डिटेल निकाल सकते हैं कि कंपनी ने इस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या खोया, क्या पाया, कितना इन्होंने प्रॉफिट गेन किया, इनकी सेल्स कैसी रहीं, इनकी जो बेसिक फाइनेंशियल हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़, उसमें क्या फ़र्क आया, इनकी कैश फ्लो कैसे रही। ये सारी चीज़ें हमें उनकी स्टेटमेंट्स में से पता चलती हैं। अब अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उसकी अर्निंग पर शेयर हम पॉजिटिव में देख रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी ने अब जो प्रॉफिट कमा लिया है, इसको कंपनी ने यूज़ कैसे करना है। तो कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि उसने उस प्रॉफिट को कैसे यूज़ करना है। जो पहला ऑप्शन है वो बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस एक्सपेंशन का है, कि कंपनीज अपना जो भी उनका बिजनेस मॉडल होता है उसके अंदर हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनको अपने बिजनेस और अपनी जो उनकी ऑपरेटिंग जो भी उनके टूल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं या जो उनकी मशीनरी है या जो उनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। और उसके लिए वो अपनी ग्रोथ हासिल करने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको अपने ही बिजनेस के अंदर यूज़ कर रही होती है। इसी तरह कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। जैसे अगर कंपनी पाकिस्तान के अंदर लेट सपोज कि उसके 5 प्लांट्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, तो दे हैव एन इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी कि वो उसको बढ़ा के अपने नंबर ऑफ़ प्लांट्स को या जो उनके नंबर ऑफ़ जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको बढ़ा सकती हैं। इसी तरह उसके अंदर जो मशीनरी है उसको बढ़ा सकती हैं। इसके साथ साथ कंपनी अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है या अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो वो उसमें इजाफा करने के लिए सोच सकती है और उसमें अपना पैसा लगा सकती है। इसी तरह अपने कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन आइटम्स होते हैं वो उनके अंदर इजाफा कर सकती है और वो मज़ीद प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए कंपनी अपने बिजनेसेस को ग्रो करती हैं या उनको एक्सपेंड करती हैं और उसके अंदर पैसा लगाती हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन यूज़ करती हैं कंपनीज जो कि शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली फ़ायदा देने के लिए होता है, वो है शेयर रीपरचेज या स्टॉक रीपरचेज भी इसको बोलते हैं, स्टॉक बाय बैक भी बोलते हैं। हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका कैसे कंपनीज को फ़ायदा होता है। तो शेयर रीपरचेज जब कंपनी करती है तो उसके जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो कम हो जाते हैं, और इस तरह जो ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उसके शेयर्स दिए होते हैं, उनका जो टोटल मिल्कियत होती है नंबर ऑफ़ शेयर्स की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बढ़ जाती है। तो अगर आपके शेयर्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी में आपकी जो वर्थ है, जो आपका शेयर है, वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन जो कि बहुत ही कॉमन ऑप्शन है कंपनीज यूज़ करती हैं, वो डिविडेंड पे आउट्स की मद में होता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, और इस डिविडेंड को फिर वो जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में इन तीनों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं और उनके क्या फ़ायदे या क्या नुकसानात होते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने मद्देनज़र रखना होता है फॉर एनी ऑफ दीज केसेस।
पहले हम बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ या एक्सपेंशन के ऊपर जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को लगा रही होती है उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस सिलसिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके बिजनेस ग्रोथ प्लान और उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे उसके जो ग्रोथ प्लान्स की एग्जीक्यूशन है उसके असरात का या उसके रिजल्ट्स का मुताला करना बड़ा ज़रूरी होता है। कंपनी की जो रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं या क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर भी जो उनका डायरेक्टर रिपोर्ट होती है और उसके अलावा कंपनी के बिजनेस के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी किस तरह की ग्रोथ के ऊपर अपने पैसे को लगा रही है और पोटेंशियली उसमें से उसको कितना फ़ायदा इन फ्यूचर में हो सकता है और कितना कैपिटल गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आईटी की कंपनी है तो अगर उसने कुछ नई पार्टनरशिप्स की हैं या कोई नए सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या कोई नए हार्डवेयर्स के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं या उसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ नई जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है इन एसोसिएट्स और इन सब्सिडरीज, तो उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना और मुमकिन तौर पे उसकी जो इनकम स्टेटमेंट पे असरात हैं या नियर पास्ट के अंदर जो उन्होंने इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसकी वजह से उनकी इनकम स्टेटमेंट पे कितना असर पड़ा है, कितनी नए प्रॉफिट जनरेट हुए हैं, अर्निंग पर शेयर कितनी बढ़ी है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है वो है कि कंपनी की जो रिजर्व्स हैं या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करना उसकी बैलेंस शीट में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये देखना होता है कि कंपनी के रिजर्व्स क्या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं और कंपनी कितना जो प्रॉफिट है रिटेन कर रही है और उसको अपने रिजर्व्स में डाल रही है, और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या ये इस कंपनी की जो पे आउट रेशो या रिटेंशन रेशो है ये कितनी है। पे आउट रेशो आपको बताती है कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया किसी खास पीरियड के अंदर उसमें से कितना उन्होंने पे आउट्स यानी डिविडेंड्स की मद में शेयर होल्डर्स में बांट दिया, और रिटेंशन रेशो बताती है कि कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी ने इस स्पेसिफिक पीरियड में हासिल किया उसको रिटेन कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने देखा कि कुछ कंपनीज अपनी जो उनकी ओवरऑल इनकम होती है किसी पीरियड की उससे ज़्यादा वो पे आउट्स दे रही होती हैं और अपने रिजर्व्स को यूज़ कर रही होती हैं, तो रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कंपनी अगर आपको डिविडेंड्स दे भी रही है तो आपने देखना होता है कि वो डिविडेंड कहाँ से दे रही है, क्या उसकी इतनी हड्डी पसली है भी कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म में इतना डिविडेंड दे सकती है। फिर ये भी कि उसके रिजर्व्स कैसे हैं और उस कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, और आपने उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करना होता है कि पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 2 साल, पिछले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर या पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी के रिजर्व्स में किस तरह की चेंजेस आई हैं, कंपनी के पे आउट्स और उसकी जो इनकम या उसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें क्या रिलेशनशिप रहा है, और उसके लोन्स जो हैं और उसकी जो भी बाकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कंपनी की एडिशनल इनकम आपको नज़र आ रही होती है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर, उसका जायज़ा लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सी कंपनीज ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जांपल उन्होंने बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है या उन्होंने अपने एसोसिएट्स या सब्सिडरीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की होती है। तो एडिशनल इनकम का जायज़ा लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई कंपनी पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही, रिटेंशन ज़्यादा कर रही है, तो आइडियली उस रिटेंशन के असरात आपको नज़र आने चाहिए। उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आप उसकी इनकम को बढ़ते हुए नहीं देख रहे तो इट मीन्स कि कंपनी अगरचे रिटेंशंस कर रही है लेकिन वो रिटेंशन पॉजिटिवली या फ्रूटफुली इस्तेमाल नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड नहीं भी दे रही या बहुत कम डिविडेंड दे रही है लेकिन आप देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर आपको मुसलसल एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है या उसकी एडिशनल इनकम भी आपको वहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें से आप उसकी एसोसिएट्स और सब्सिडरीज के बारे में भी मालूमात ले तो पता चले कि वहाँ पर भी उसकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या वहाँ से भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि कंपनी इज़ गियर टूवर्ड अ राइट डायरेक्शन और कंपनी बेहतर तौर पे उस सारे पैसे को यूटिलाइज कर रही है जो कि रिटेन कर रही है और बजाय शेयर होल्डर्स को देने के अपने बिजनेस के अंदर लगा रही है। अब हम बात करते हैं स्टॉक बायबैक या शेयर्स रीपर्चेजेस की और इसके इम्पैक्ट्स की। शेयर रीपर्चेजेस के हवाले से पहले भी एक वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई है जिसमें डिटेल में बात की है कि ये क्या होता है और इसके क्या फ़वाइद होते हैं और इसके बारे में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने मद्देनज़र रखने हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाय बैक या रीपर्चेजेस का क्या इम्पैक्ट होता है। हम एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी के कि जिसके टोटल शेयर्स की तादाद 1 लाख है। आई नो कि इन जनरल ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम कंपनीज को देखें तो उनके शेयर्स की तादाद मिलियंस में और बिलियंस में होती है। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सादा एग्जांपल लेते हैं कंपनी की कि जिसके शेयर्स की तादाद 1 लाख है और आप उस कंपनी के 10,000 शेयर्स के मालिक हैं। इस लिहाज से अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो आप उस कंपनी के 10% शेयर की मिल्कियत रखते हैं। अब अगर वो कंपनी अपने 25,000 शेयर्स को रीपर्चेस कर लेती है स्टॉक बायबैक के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, तब उसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसकी तादाद कम होकर 75,000 रह जाती है। अब आपके पास अभी भी 10,000 शेयर्स ही हैं, तो पहले 1 लाख में से आपके पास 10,000 शेयर्स थे, तो आपके पास जो मलकियत थी वो 10% शेयर्स की थी। अब अगर 75,000 में से 10,000 शेयर्स आपके पास हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 13.3% हो गए हैं। तो आपने जो कंपनी ने रीपर्चेजेस की हैं, उसका डायरेक्ट फ़ायदा आपको या उन सारे शेयर होल्डर्स को हो रहा है जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। तो ये एक और तरीका होता है जिसके ज़रिए कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तादाद को कम कर देती है, शेयर्स को रीपर्चेस करके, और उस जो प्रॉफिट उसने कमाए होते हैं उसको यूज़ करती है इस मकसद के लिए, और उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको हो रहा होता है कि आपकी ओवरऑल जो कंपनी के अंदर वर्थ है या आपकी जो मलकियत है वो बढ़ जाती है। अब हम तीसरे ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी बात करते हैं। तो इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कंपनी जब भी कुछ प्रॉफिट कमाती है, जैसे पहले भी मैंने बात की, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में बतौर डिविडेंड के तकसीम कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर किसी खास पीरियड में 10 रुपये है, तो मे बी कि कंपनी उसमें से 4 रुपये अपने फी शेयर अपने डिविडेंड की मद में शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रुपये उसने अपने पास रिटेन कर लिए और 4 रुपये डिविडेंड की मद में दे दिए। तो इसमें उसकी रिटेंशन रेशो 60% और पे आउट रेशो 40% होगी। ये एक आइडियल सिनेरियो होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी कंपनी कितना पैसा अपना डिविडेंड की मद में देती है और कितना पैसा रिटेन करती है, इसके लिए आपने कंपनी की ओवरऑल जो बिजनेस प्लान्स हैं, कंपनी की जो बिजनेस कैपेसिटी है, कंपनी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और कंपनी की मैच्योरिटी का जो लेवल है उसको जानना ज़रूरी होता है। कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हो तो उसके अंदर अमूमन जो ग्रोथ के या एक्सपेंशंस की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती हैं, और इस केस के अंदर वो एक ऐसा वैल्यू स्टॉक बन जाता है कि जिसमें वो ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की मद में देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं होता। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अभी ग्रो करने की रूम मौजूद होता है। तो ग्रोथ फोकस्ड कंपनीज जो होती हैं उसके केस में ये होता है कि वो अपने जो प्रॉफिट है उसमें से ज़्यादा पैसा अपने पास रख रही होती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कंपनी जितना भी कमा रही होती है उसको अपने एक्सपेंशन या ग्रोथ के अंदर लगा रही होती है और कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर। उस सेक्टर के अंदर उस कंपनी का कंपटीशन क्या है, उसके कंपेटिटर्स कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उसके कंपेटिटर्स किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और उसका उस स्पेसिफिक सेक्टर की जो मार्केट बिजनेस डायनामिक्स हैं वो क्या हैं। जैसे हम अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमा रही होती हैं फिर भी वो डिविडेंड नहीं दे रही होती, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होता है और उसमें पैसे लगाने होते हैं और उनका फोकस ग्रोथ के ऊपर होता है। इसके बरक्स बहुत सी ऐसी कंपनीज भी होती हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कि जिन्होंने जो प्रॉफिट कमाया ना सिर्फ ये कि वो सारा का सारा आपको डिविडेंड की मद में दे रही होती है, बल्कि अपने रिजर्व्स में से भी कुछ पैसा आपको दे रही होती है और उनकी जो पे आउट रेशो होती है वो 100% से ऊपर होती है। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और आपने कंपनी टू कंपनी एंड सेक्टर टू सेक्टर एनालाइज करना होता है, और उसके बाद ही आप किसी कंपनी के डिविडेंड की बेस पे आप बता सकते हैं कि ये कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है या बुरा डिविडेंड दे रही है। और अगर ये आपको डिविडेंड नहीं भी दे रही तो क्या ये अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अपनी जो आपकी वैल्यू है या आपकी वर्थ है या जो आपकी वेल्थ है उसको एक बेहतर तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंपाउंडिंग के ज़रिए आप अपने प्रॉफिट्स को बहुत जल्दी डबल ट्रिपल कर सकते हैं।
इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, यानी आप जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कैसे आप पोटेंशियली अपने प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिविडेंड के हवाले से, जो कि आपके लिए बतौर इन्वेस्टर, ख़ास तौर पे न्यूली जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखते हैं तो आप बेहतर तौर पे सरमायाकारी कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ डिविडेंड पे आउट परसेंटेजेस की बेस पे या किसी खास पीरियड में अगर एक अच्छा डिविडेंड किसी कंपनी ने दे दिया, तो आप कूद पड़ते हैं उस कंपनी के शेयर खरीदने में बगैर किसी फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस के, बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के। तो आपको उस वक्ती तौर पे तो नज़र आएगा कि आपको एक डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आप फिर उस स्टॉक में फंस सकते हैं और उस स्टॉक में आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से, कंपनीज की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और उनकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको समझने के हवाले से, और दीगर बहुत से पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और बाकी वीडियोस को भी देखिए ताकि बेहतर तौर पे आपको इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।